यूं ही नहीं मैं ध्रुव राठी बन जाता हूँ। भटकता हूँ मैं इंटरनेट के गलियारों में, ढूंढता हूँ अपने मतलब के फैक्ट्स की अंग्रेज़ी सुपारियाँ, मिलाता हूँ उसमें कुछ विदेशी गुमनाम वेबसाइटों का कत्था, तैयार करता हूँ हरे रंग के पान के पत्ते के लिए अमेरिकी संदिग्ध संस्थाओं के रिपोर्ट के पन्नों की सपाट ज़मीन, मसलता हूँ हिटलर के नाम के गुलाबी पंखुड़ियाँ, जुटाता हूँ ज़ुबैरों साइमाओं जैसी लौंग रूपी काली जुबां और सज जाता हूँ लाखों दुकानों में जहाँ से बिकते हुए लाल थूक के रूप में सड़क के किनारों पर चढ़ती उतरती सीढ़ियों के कोने में और ट्विटर के गलियारों में दुर्गंध फैलाते हुए सूख कर हवा हो जाता हूँ। यूं ही नहीं मैं ध्रुव राठी बन जाता हूँ। तुम नंबर्स की बात करते हो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है 32,000 ने 3 के ही साथ हुआ ना, ये हो रहा है ना। आज ये नंबर अगर 32,000 नहीं है तो कल तो पक्का होगा ना। लव जिहाद का भी नंबर इसी तरह से था 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले जब ये सबसे पहली बार ये टर्म आया था। उस समय लव जिहाद इतना रैम्पेंट नहीं था। अगर आपको इस पे समझना है तो आप कैलिफेट जाके देखिए कि स्वीडन में कैसे ऐसे ही काम हो रहे थे। मेरे भारत में हो रहा है उस पे जो स्टोरी बनी वो मैं नहीं देखूं। क्यों नहीं देखूं? क्योंकि यूएस में एक रिपोर्ट छपी है 2020 में जिसमें 3 ही लड़कियों का नाम है और केरला स्टोरी जो है वो इस कारण से गलत हो जाती है क्योंकि केरल से तो गए ही नहीं लोग। अगर यही लव जिहाद के ऊपर फिल्म केरल में चल रहा था 10 साल पहले 12 साल पहले, उस समय यह फिल्म अगर आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूपी में एमपी में इन सब जगहों पे लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि लोग अवेयर हो जाते। 20, 25, 50 स्क्रीन पे पैन इंडिया रिलीज होती है ऐसी फिल्में, 2 शो मिलते हैं पूरे दिन में और फिर लोग उसको देखना शुरू करते हैं। 20 से 40 स्क्रीन आती है, 40 से 400 स्क्रीन तक पहुंचती है और 400 से एक दिन 4,000 स्क्रीन तक पहुंचेगी। मस्जिद में देखो हिंदू बेटियों का जो है विवाह करवा दिया गया। एक वीडियो दिखा के तुम 40,000 मंदिर जो हमारे तोड़े गए उसको छुपा लोगे? एक वीडियो दिखा करके हर वर्ष 4 बार करवाओ रामलीला, देखते हैं कितने मस्जिद अलाउ करते हैं। अपने बेटों को और बेटियों को दोनों को ये फिल्म दिखाइए जा करके। नहीं दिखाइएगा तो ध्रुव राठी जैसे लोगों के वीडियो देखेगा। जब तक आप उसके बदलाव को जब तक आप समझेंगे तब तक आपका बेटा या बेटी जो है वो आपके हाथ से बहुत दूर जा चुके होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबने ध्रुव राठी का वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें उसने द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताया है और कुछ विदेशी संदिग्ध वेबसाइटों के रिपोर्ट्स के माध्यम से और भारत में ही कुछ सेलेक्टिव छपे हुए रिपोर्ट्स के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की कि लव जिहाद कुछ नहीं होता है, आईसिस ब्राइड्स कुछ नहीं होती है और ये सारा जो है ये प्रोपेगेंडा है संघ के द्वारा या फिर आरएसएस और वीएचपी या जो भी अनुषांगिक संगठन है और भाजपा के द्वारा जिसको प्राइम मिनिस्टर तक को प्रमोट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें जो ध्रुव राठी का टिपिकल स्टाइल है और उसका अगर स्टाइल आपको समझना है तो सबसे अच्छी पैरोडी मुझे लगता है कि सतीश रे करके एक बंदा है, वो बहुत अच्छा ध्रुव तारा करके बनाता है, तो वो जाके समझिए, वो बहुत अच्छा एक तरह से मॉक करता है उसको। तो ध्रुव राठी बेसिकली अपनी ही पैरोडी बन करके अब रह गया। ध्रुव राठी का पूरा प्रेमाइस जो है वो इसी पे इस बात को साबित करने में लगा हुआ है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि फलाने नेता ने कहा है कि लव जिहाद जैसा हमारे पास तो कुछ रिकॉर्ड में आया ही नहीं है। दूसरा उसका ये कहना है कि हिटलर किस तरह से प्रोपेगेंडा का यूज करता था और वो 3 बातें बोला करता था और उन 3 बातों के माध्यम से वो प्रूव करना चाह रहा है कि केरला स्टोरी में भी उसी तरह की 3 बातें हुई हैं और इस कारण से चूँकि हिटलर ने कहा था और केरला स्टोरी में भी उसको वो 3 बातें मिली तो इस कारण से वो प्रोपेगेंडा हो जाती हैं और केरल जो है बड़ा ही सेक्युलर और पीसफुल स्टेट है जिसको बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। तो ये सारा उसका प्रेमाइस है। अब सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि क्या वाकई लव जिहाद जो है वो फेक है? क्या ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होते हैं? अभी जो हाल में एक सबसे ताज़ा उदाहरण है, श्रद्धा का केस है।
सबको याद होगा, सबकी स्मृति में होगा। हालांकि अगर आप ट्विटर पे होते हैं तो आपको हर दिन ऐसे 5-10 केस तो ट्विटर पे केवल लव जिहाद के कि मुस्लिम नाम वाले नवयुवक हैं, उन्होंने किसी लड़की को धोखे से राजू बन के फंसाया, तो राहुल बन के फंसाया और ये करके फंसाया, ये सब करके वो आता रहता है। मैं इसमें देखिए हिंदू मुसलमान का जो जेन्यून प्रेम वाला कुछ स्टोरी होगा, इससे कोई मतलब डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, उसको आप पूरी तरह से केवल इसलिए नकार देंगे क्योंकि वो टर्म जो है आधिकारिक रूप से अप्लाई नहीं किया गया है। सबसे पहला इस टर्म का प्रयोग इस राष्ट्र में केरला उच्च न्यायालय ने किया था, क्योंकि वहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे उनकी लड़कियों को मुस्लिम नवयुवक जो है खींच खींच कर ले जा रहे थे, फंसा रहे थे। एक ऑर्गेनाइज व्यवस्थित तरीके से ये अपराध चल रहा था। तो उन लोगों ने केस किया था और फिर जाके केरल हाई कोर्ट के जजेस ने उन्होंने कहा था कि नहीं, लव जिहाद का यहाँ पे मामला बन रहा है। और फिर वहाँ से धीरे धीरे, चूँकि ये स्टार्टिंग फेज़ था, ये कहीं कहीं चल रहा था, उसके बाद इस चीज़ ने व्यापकता पाई। हो सकता है ये हो रहा हो पहले से ही, लेकिन वही जिस समय के अराउंड आप केरल में ये सब सुनते हैं, उसी समय सोशल मीडिया भी जो है धीरे धीरे प्रस्फुटित हो ही रहा था और आपको फिर पूरे देश से इक्का दुक्का से आरंभ हो करके आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज आपको हर दिन 4-5 केसेस जो है कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। इसका एक और सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप अपने राज्य के किसी भी ज़िले के विवाह निबंधन कार्यालय में चले जाएं, जहां कोर्ट मैरिज रजिस्टर होता है, वहां पे आप इनका अनुपात देख लीजिएगा। ख़ास करके स्पेशल मैरिज एक्ट में जो विवाह होते हैं उनमें आप जाकर देख लीजिएगा कि जो भी दो धर्म के लोगों के बीच में विवाह हुआ है उनमें देखेगा कि मेल जो है कितने मामले में, 10 मामले अगर उस नोटिस बोर्ड पे चिपके हुए हैं तो कितने मामले में पुरुष का नाम जो है मुसलमान वाला होता है और जिसका विवाह लड़की का हुआ वो हिंदू होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना रैम्पेंट है। और अगर आप थोड़े खोजी पत्रकार हैं या आप में वो उत्कंठा है तो आप ऐसे केसेस को 3-4 वर्ष जो है फॉलो करते रहिएगा। हर मामले में आपको दिखेगा या तो लड़की कन्वर्ट हो जाएगी, हो सकता है कई बार जो है वो वाकई उसको पसंद आता हो मजहब, या उसको प्रैक्टिकल लगता हो कि एक ही घर में 2 तरह का धर्म मजहब नहीं चल पाएगा तो वो मतलब शी कन्वर्ट्स, ऐसा भी होता होगा। लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ समय बाद वो लड़की प्रताड़ित भी होती है, उसके साथ आप कह सकते हैं कि पारिवारिक रेप भी होता है। मैं वैसे इंस्टेंसेज आपको कोट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में 2-4 मिनट में ही। दोस्तों के साथ रेप करवाया जाता है, ऐसे कई केसेज हैं जहां ससुर के साथ सोने को विवश किया जा रहा है, देवर के साथ सोने को विवश किया जा रहा है, घर में पार्टी हो रही है तो उस अपनी ही पत्नी को परोसा जा रहा है अपने तथाकथित मित्रों के साथ। तो ये सारा कुछ होता है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हो सकता है कि कई मामलों में आपको मिलेगा। और फिर जो है एक केस जो हम बार बार जो आजकल मीम बन गया है कि लड़कियां जो है सूटकेस में पाई जाती हैं, कोई चीज़ ऐसे ही मीम नहीं बन जाता है कि फिल्म में एक डायलॉग मारा मीम बन गया। जब इस तरह की चीज़ बनती है तो उसके पीछे, उसके स्टीरियोटाइप बनने के पीछे, मीम बनने के पीछे कई कहानियाँ इस तरह की होती हैं जो एक के बाद एक आप पाएंगे, जिसमें लड़की जो है हिंदू है, उसका जो प्रेमी था वो मुस्लिम था, वर्कआउट किया, ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन का दबाव, फिर घर में रेप हो रहा है और उसके बाद वो भागना चाहते हैं, उसको मार के फेंक देते हैं, शादी करने से मना करती है, मार करके फेंक देते हैं। ये सब हमने देखा है। तो ऐसा तो है नहीं कि लव जिहाद जो है हो ही नहीं रहा था। दूसरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि इसी देश में लगातार कई राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में लव जिहाद को लेकर के स्पेसिफिक कानून बनाए। उत्तर प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश में बना है, मुझे लगता है गुजरात में भी बना है।
इन सब राज्यों में धीरे धीरे करके, क्योंकि लव जिहाद में एक पैटर्न होता है, ये मतलब सामान्य कोई क्राइम नहीं है। नॉर्मली आप अगर अभी तक जब तक कानून नहीं था तब तक उस तरह से रिकॉर्ड भी नहीं होता है कि ये मामला लव जिहाद का है कि नहीं। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं होता है तो ध्रुव राठी जो डेटा इकट्ठा करने की बात कर रहा है, बोल रहा है 32,000 लड़कियां कहाँ हैं, या लव जिहाद जो है झूठ होता है। तो जब आधिकारिक रूप से वो टर्म एक्सेप्टेड है ही नहीं, तो संसद भवन के पटल पर या फिर कहीं पर भी, चाहे एनसीआरबी का डेटा हो, उसमें लव जिहाद टर्म के साथ कैसे नंबर्स अटैच्ड आपको मिलेंगे? वो है ही नहीं। वहाँ पे क्या है, लव जिहाद में होता क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है अपनी पहचान छुपाना। धोखाधड़ी का मामला बन गया कि पहचान छुपाकर आप लड़की से मिलते हैं और उसके बाद फिर प्रेम जाल में फंसाते हैं। उसके बाद होता है प्री मैरिटल रेप, अगर शादी नहीं की उससे पहले रेप का मामला बनता है, खास करके नाबालिग लड़कियों के मामले में। जूही कॉलोनी में कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ ये लोग कर रहे थे। उसको भगाना, अपहरण हो जाएगा, रेप हो जाएगा। 3 अपराध तो इन्होंने शादी से पहले कर लिए हैं, निकाह से पहले ही। उसके बाद जब निकाह होता है तब भी अगर आपने पहचान छुपाई हुई तो वो एक और क्राइम हो गया कि आपने शादी भी जो है वो नल एंड वॉइड एक तरह से हो जाएगा। हाँ, उसके बाद पता चलता है फिर लड़की का कन्वर्जन अगर आप कॉक्स करके या फोर्स करके करवाते हैं, वो एक चौथा 5वां क्राइम हो जाता है। उसके बाद फिर आप उसको भोगदासी बनाकर अपने घर के लोगों के साथ सोने को विवश करते हैं, वो एक अलग क्राइम हो गया। 6 क्राइम हो गए। और उसके बाद वो अगर मना करती है तो उसको आप मारते पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। 7वां अपराध ये हो गया। 8वां अपराध तब हो जाता है जब आप उसको मार पीट कर या तो तलाक बोल करके ये सब करके घर से बेघर कर देते हैं, या फिर उसको जो है उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये हो गया 8वां क्राइम। 8 अपराध केवल एक मामले में है। तो जब एक सीरीज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं तब ऐसे स्टेट्स को लगा कि नहीं, इस पे हमें अलग तरह से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक अलग तरह का अपराध है जिसमें अपराधों की एक पूरी मतलब सीरीज ऑफ क्राइम्स होती है। तो इस कारण से कई राज्यों ने इस तरह के कानून बनाए। अब देखिए, मैं कुछ केसेस बस आपके मतलब आपके ध्यान में आए इसके लिए स्क्रीन के ऊपर डालूंगा। इसमें ऐसे ऐसे केस हैं जो केवल पिछले 3 वर्षों के 2020, 21, 22 टाइप के केसेस हैं। मैं आपको बहुत पीछे भी नहीं ले जा रहा हूँ कि नहीं 10 वर्ष पूर्व के केस में उठा करके ले आया और यहाँ पे पढ़ता जा रहा हूँ। निकिता तोमर का केस आप लोगों को याद होगा ही, फरीदाबाद की थी। 26 अक्टूबर 2020 को उसके साथ क्या हुआ, गोली मार दी गई। मई 2022 में श्रद्धा वलकर ये आफ्ताब ने जो है 35 टुकड़े कर दिए और धीरे धीरे करके पूरे दिल्ली में इधर उधर जाके बिखेरता रहा। सितंबर 2022 में इकबाल ने रूपाली से निकाह किया, बाद में बुर्का ना पहनने पे मार डाला उसको। जून 2020 में शाकिब ने पहचान छुपाई, अमन बन के दोस्ती की, राज खुल जाने पर गला रेत करके मार दिया। अगस्त 2022 में झारखंड में शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार दिया, क्योंकि उसने उसका लव का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। दिसंबर 2022 में झारखंड में दूसरी शादी पर हुए विवाद को लेकर दिलदार ने अपनी आदिवासी ईसाई पत्नी रेबिका पहाड़िन का इलेक्ट्रिक कटर से सिर काटा। आप सोचिए, ब्रूटैलिटी भी आप जो है देखते जाइएगा। ये केवल नॉर्मल नहीं है कि चाकू मार दिया या जहर खिला दिया, नहीं नहीं, जिंदा जला दिया शाहरुख ने अंकिता को। इसने इलेक्ट्रिक कटर से उसको मतलब काट दिया, गला रेत दिया। इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिसंबर 2022 में मोहम्मद वसी ने उषा शर्मा से फातिमा बनी अपनी पत्नी को पहले पीटा, फिर करंट दे करके मारा। सोचिए आप। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिसंबर 2022 को शाहबाज ने फ़ोन पर बात न करने को लेकर युवती की 51 बार पेचकस मार करके हत्या की। मैं नॉर्मल जो हत्याएं वो सारे केस नहीं कर रहा हूँ, ये जो ब्रूटैलिटी वाला है वो मैं आपको पढ़ के एक एक करके बता रहा हूँ।
नवंबर 2022 लखनऊ में सूफियान ने मतांतरण ना करने को लेकर, वो कन्वर्ट करवाना चाह रहा था निधि को, चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्षा रघुवंशी ने 1 साल पहले अरमान से किया था निकाह, घर में शव लटका हुआ मिला। ये तो कुछ केसेज, मैंने बस कुछ केसेज आपको मर्डर के बताए, सब में सब का सब केस लव जिहाद का है टोटल, जिसमें ये चाह रहे थे और कई बार पहचान उनकी उजागर हो गई, उसके लिए मार दिया। शादी करने के बाद उनको लगा कि पर्पस सॉल्व हो गया, तो छोटी बात को लेकर के कि बुर्का क्यों नहीं पहना, उसके लिए मार दिया। मतांतरण क्यों नहीं कर रहे हो, उसके लिए मार डाला। मोलेस्टेशन और रेप के कई मामले हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में अरबाज ने विशाल बनकर 10वीं की बच्ची से दोस्ती की, 10th क्लास की बच्ची से दोस्तों के साथ गैंग रेप किया, फिर बोला कि तुम जो है आप कन्वर्ट हो जाओ कलमा पढ़ के। मध्य प्रदेश में ही फरवरी 2022 में सोहेल ने नाबालिग के साथ किया रेप, समय से पहले डिलीवरी के कारण हुआ खुलासा। ये सब नाबालिग बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च 2022 में मध्य प्रदेश में 4 बच्चों के बाप मोहम्मद वली ने नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया और कई बार उसका रेप करता रहा। बहराइच में 2 बच्चों के बाप महमूद खान ने रौनक बनकर शादी की, बाद में पीड़िता को गंजा कर दिया, उसका हेड शेप कर दिया। पानीपत में अगस्त 2020 को विधवा महिला को गर्भवती किया और फिर घर से निकाल दिया। इंदौर में जनवरी 2022 अहमद ने अमन नाम बनाकर पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर के संबंध बनाया। कानपुर के जूही कॉलोनी का ये तो बहुत बड़ा केस था, उसके बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे। बजरंग दल वालों ने पूरे जो एक चल रहा था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेंटर वहाँ पे खुला हुआ था, उसका बजरंग दल वालों ने खुलासा किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अप्रैल 2022 इमरान ने नाम बदलकर युवती से शादी की, फिर मौलाना देवर से कराया रेप, गर्भपात भी कराया। मध्य प्रदेश सितंबर 2022 इरशाद अली खान ने बॉडी पर दुर्गा देवी का टैटू बनवाया, हिंदू लड़की को दिल्ली से भोपाल लाकर कैद किया, बलात्कार किया, वीडियो बनाया, जबरन गौमांस खिलाने का प्रयास किया, कलमा पढ़वाया। राजस्थान जून 2022 वसीम राहुल बनकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, 2 वर्षों तक बलात्कार किया, भाई ने भी बलात्कार के किए प्रयास। अगस्त 2022 उत्तर प्रदेश दानिश अविनाश बनकर मिलता है, बलात्कार किया, बलात्कार करवाया, भाभी बहनों ने भी लड़की के बलात्कार में दिया साथ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जुलाई 2022 जावेद दलित लड़की को अगवा करके मुंबई ले गया, मतांतरण, निकाह के बाद अपने दोस्तों के साथ किया गैंग रेप। उत्तर प्रदेश मई 2022 जाकिर से जॉनी बना, नाम पहचान छिपाकर गुड़िया से दोस्ती की, बाद में नशे की हालत में बलात्कार और मतांतरण का दबाव। पूर्व कांग्रेस एमएलए बीएम ईदीन नब्बा के पोते अनस अब्दुल रहमान ने बीडीएस पढ़ रही हिंदू लड़की दीप्ति से निकाह किया और मरियम बन गई, बाद में आईसिस से तार जुड़े हुए मिले। ये मैंने बस आपको कुछ वैसे केसेस बताए जो अभी वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले आधे घंटे में जो सर्च करके हमें मिला है, आधे घंटे लगे हमें खोजने में। आप सोचिए कि ये कितना व्यापक होगा, और ये हम हिंदी में खोज रहे थे तो हमें मिले हिंदी अंग्रेज़ी में। आप ट्विटर पे ये कीवर्ड्स डाल करके देख लीजिए, फोर्स्ड कन्वर्जन, हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का या लव जिहाद करके आप खोज लीजिए, आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्टोरीज जो है आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मुझे याद है कि मैं जब ऑप इंडिया में था तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में मैंने रेप जिहाद का वर्णन किया था, और ये 1 दिसंबर 2019 को मैंने आर्टिकल लिखा था। यहाँ पे भी मैंने रेप जिहाद का वर्ड का प्रयोग मैंने इसलिए किया, नॉर्मली क्या होता है कि हर चीज़ में जिहाद लगा के ट्रिवियल बना दिया जाता है इशू को, लेकिन मेरे पास उस वक्त आंकड़े थे, मैंने 8-10 उदाहरण लिए थे उस समय भी, और केवल अगस्त और नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, तो 15 से अधिक समाचार मेरे पास उस वक्त मिले थे, जिसमें जो भी रेपिस्ट हैं
उनका मकसद ऐसा नहीं था कि रैंडम लड़की को उठाया और वो शी हैपन टू बी हिंदू, नहीं नहीं नहीं, उसमें प्री प्लान तरीके से हर बार लड़की हिंदू थी और उसको हिंदू होने के कारण उसका रेप किया गया था। पानीपत में सद्दाम का एक मामला है कि एक नाबालिग को शादी के लिए फुसलाता है और सद्दाम की बहन जो है उसको गोमांस खिलाती है, उसका बलात्कार घर में रोज़ चलता रहता है। बरेली में ही 14 साल की दलित हिंदू लड़की को खालिद नाम के आरोपित द्वारा प्रेम जाल में फंसाने, बलात्कार करने और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। क्या पर्पस रहा होगा आप सोच लीजिएगा। मुंबई में अजमल अजय बन गया। कोर्ट में निकाह करने के बाद मुँह दिखाई के मौके पर अपने भाइयों और दोस्त के साथ पीड़िता का गैंगरेप किया। सऊदी जाने से पहले बलरामपुर में पीड़िता का मत परिवर्तन कराकर अब्दुल ने निकाह कराया, बाद में फ़ोन पर तलाक दिया। देवर और पति के बहनोई ने उसका रेप करने की लगातार कोशिश की। अब्दुल ने वापस आकर दूसरी शादी कर ली। सितंबर में रहमान ने पिंटू नाम कहकर पीड़िता से संपर्क बनाया, उसे गर्भवती बनाया। सच का पता चलने पर लड़की को शादी करने के बहाने नदी किनारे बुलाया, 2 साथियों के साथ बलात्कार किया, गला रेता और नदी में फेंक दिया। मुरादाबाद में नौकरी का झांसा देकर के मुस्लिम ने पीड़िता का रेप किया, बंधक बनाकर रखा, बाद में जबरन इस्लाम कबूल करवाया। लड़की किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दलित पीड़िता के साथ अब्दुल ने प्रेम का छलावा किया, बातें रिकॉर्ड की, फिर एक दिन अपने दोस्त नावेद के साथ बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया, वीडियो बनाया, इंटरनेट पर डाल दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी में ही इसी घटना के कुछ दिन बाद नाजिम आदिल और आकिब ने एक नाबालिग दलित के साथ सामूहिक बलात्कार किया, वीडियो बनाया, इंटरनेट पर डाला। पीड़िता ने जब भगवान के नाम पर छोड़ देने की बात की तो आरोपित ने कहा कि वो अल्लाह के नाम पर रहम की भीख मांगे। नवंबर 2019 में बरेली में वसीम, सावेज, अखलाक, आरिफ और आमिर ने अपने ही गांव की 2 बहनों को अपने पास आने की धमकी दी। वो जब नहीं आई तो पांचों ने तमंचा दिखाकर जबरन गन्ने के खेत में खींच लिया, बारी बारी से बलात्कार किया, वीडियो बनाया, इंटरनेट पर डाल दिया। कैमूर के मोहनिया में नाबालिग को कार से खींचकर अरबाज, सिकंदर, सोनू और कलाम ने भी गैंगरेप किया और वीडियो बनाया। शादी का झांसा देकर पिछले 5 महीने से अरबाज लड़की का यौन शोषण कर रहा था। सब के सब मामले में रेप जिहाद हो रहा है। सब के सब मामले में पर्पस हिंदू लड़की का रेप कर दो ताकि वो कहीं की ना रहे, वो ना अपने बाप के पास जा सके, क्योंकि बाप तो पूछेगा ना कि तुमने तो अपने चॉइस से, हम तो बोल रहे थे कि मत जाओ, तुम तो अपने मन से इन लोगों के साथ गए थे। ये भी हुआ। इस तरह की घटनाएं इतनी रैम्पेंट हैं कि आप इसको अनंत काल तक प्रोपेगेंडा कह के नकार नहीं सकते। और यही कारण है कि केरला स्टोरी में जिन 3 लड़कियों की बात हो रही है उसकी सार्वभौमिकता इतनी मतलब व्यापक है कि सब लोग जो भी देख कर के निकल रहे हैं या तो रोते हुए निकल रहे हैं या क्रोधित है कि ये देश में चल क्या रहा है। अब बात आती है जो दूसरा, ध्रुव राठी ने पहले तो लव जिहाद को उसने जो है कह दिया कि नहीं कुछ होता ही नहीं है, और उसको विदेशी साइट्स पढ़ने का सब का बहुत शौक़ है, तो पता नहीं उससे कैसे यूके का ग्रूमिंग जिहाद और ग्रूमिंग गैंग वाला केस सब ये सब मिस हो गया। तो वही है कि जब आप सेलेक्टिव फैक्ट्स उठाते हैं तो इस तरह की गलतियां जो है बहुत ही सामान्य होती हैं। अब एक प्रश्न आता है जो ध्रुव राठी के वीडियो से ही उत्पन्न होता है, जो मतलब बताने की बार बार कोशिश कर रहा था, जैसे कि भारत में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं है। आईसिस ब्राइड बनना अंततः किस चीज़ का रूप है? रेडिकलाइजेशन का, ही कट्टरपंथ का ही है कि आप अपने देश में रहते हुए इतने अधिक कट्टरपंथी बन जाते हैं कि आपको लगता है कि दूर सीरिया में कोई लड़ रहा है मुसलमान तो मुझे भी उसके साथ जाकर बम फोड़ना चाहिए। तो प्रश्न वही आता है कि क्या कट्टरपंथ भारत में नहीं है क्या? कुछ फिर से मैं बहुत दूर उदाहरण नहीं दूंगा, हालांकि ऐसा प्रश्न पूछना और उसका मतलब उत्तर कोई और होना, ऐसा एक्सपेक्ट करना बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट
बहुत दूर नहीं जाऊंगा कि पीछे कितने राइट्स हो गए, किसने किए, कुछ नहीं। 2-3 स्टोरीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सीए के समय को याद कीजिए, पहले जामिया में दंगे हुए, 750 पीएफआई के एक्टिविस्ट जो है जामिया में वहाँ पे छद्म नाम के साथ रह रहे थे। मतलब उतने आई कार्ड, जामिया की जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने बताया कि उतने फेक आई कार्ड उन्हें मिले थे। वहाँ पे 2 बसों में आग लगा दी गई थी, पुलिस पे अटैक करने की कोशिश हुई थी और पूरा जामिया का जो इलाका है उसको तबाह करने की योजना बनी हुई थी, आगजनी हुई थी। ये सब आप सबको याद होगा। वीडियो नहीं लगा सकता क्योंकि यूट्यूब जो है डिमोनेटाइज कर देगा। वो तो खैर वैसे भी करेगा क्योंकि द केरला स्टोरीज़ में कीवर्ड है। तो वो याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप शाहीन बाग को याद कीजिए और तमाम शाहीन बागों को याद कीजिए जो इस देश में एक के बाद एक बन रहे थे, और वो उसमें से एक भी केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। हर जगह एक शाहीन बाग था तो उसके पैरेलली कहीं पे दंगों की योजना बनी हुई थी। जो शरजील इमाम के स्टेटमेंट से आपको याद होगा कि 500 ज़िले के मुसलमान क्या सड़क पर आकर के पूरे राष्ट्र को एक साथ बंद नहीं कर सकते। वही यहाँ पे भी प्लान था। एएमयू में भी दंगा हुआ था, वो तो योगी जी थे तो उन्होंने एएमयू हो गया, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, सुल्तानपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, मतलब आप जगहों का नाम लीजिए और उस वक्त दंगे होने की तैयारी थी। लखनऊ का परिवर्तन चौक याद कर लीजिए, उस पर 2 दिन क्या नंगा नाच चला था, इस्लामी जो कट्टरपंथी थे उनका। तो ये सब तो अभी का है। और बाद में फिर जब शाहीन बाग की परिणति जो है दिल्ली के 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में होती है, तो क्या वो रेडिकलाइजेशन का रूप नहीं था? वो क्या नॉन रेडिकलाइज्ड माइंड जो है वो सड़कों पे दंगा कर रहा था? सीलमपुर में, मौजपुर में, जाफराबाद में, चांदपुरा में, इन सब जगहों पे कौन लोग थे? याद कीजिए, गोकुलपुरी के मार्केट में आग लगाने वाले कौन लोग थे? राजधानी स्कूल के छत पर से स्लिंग बना करके पेट्रोल बम की बोतलें कौन फेंक रहा था? ताहिर हुसैन की छत पर किस मजहब के लोग इकट्ठा हुए थे? किस मजहब के लोगों ने अपनी बीवियों को कहा था कि एसिड की पाउच पे फेंकना जब हिंदू इधर आएंगे? तो ये सब कौन लोग थे? वो दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने नाच रहा है, क्योंकि अगर मैं और मेरी टीम उस वक्त नहीं होते तो ये दंगा भी गोधरा की तरह हिंदुओं के ही सर पर मढ़ दिया जाता। इन सब के बियॉन्ड, ये तो मैंने कुछ दंगों की बात की, और आप बोल सकते हैं कि नहीं ये तो प्रोटेस्ट है, उनका राइट्स है, उसमें प्रोटेस्ट में थोड़ा बहुत तो आगजनी, और मतलब भारत में तो वामपंथियों का और इस्लामिस्टों के प्रोटेस्ट का तो उनकी सफलता का ये एक मापदंड है कि 2, 4, 10, 20 लोग जो है मर जाएं। जितने ज़्यादा लोग मरते हैं तो कहा जाता है कि आंदोलन उतना सफल रहा है। तो उस हिसाब से देखें। अब आप याद कीजिए कि इस देश में जितनी बार पत्थरबाजी होती है, कौन लोग होते हैं उसमें? कश्मीर में होती थी तो हर बार मिसगाइडेड यूथ और फलाना ढिमका बोला जाता था, और आप वहाँ जो आर्मी के लोग हैं उनसे पूछ लेंगे तो वो बताएंगे कि भाई ये मिसगाइडेड नहीं, ये हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जिनको मस्जिदों में मौलाना जो है वो बताते हैं कि उनको क्या करना है। आप सोचें कि शुक्रवार को नमाज पढ़ के आदमी निकला, हाथ में पत्थर लेके निकला और बिना काम का पत्थरबाजी कर रहा है। ये तो है ही। इसके बाद आप अगर चले जाइए अभी के समय में, बहुत ही निकट के समय में, रामनवमी सब में बोला गया, चाहे बिहार में या बंगाल में, जो 2 क्षेत्र सबसे अधिक वायलेंस जहाँ पे हुआ है रामनवमी के जुलूसों के ऊपर, दोनों में बोला गया कि नहीं, मस्जिद के आगे ही जा रहे थे, उकसाऊ गाने बजा रहे थे, डीजे बज रहा था। तो आप जोर से डीजे बजाते, आप पुलिस को फ़ोन कर देते, या आप पत्थरबाजी करने लगोगे। खैर मैं अब उस टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ पत्थरबाजी के इंस्टेंसेस होते हैं कि नहीं, और कौन लोग पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल बम कौन लोग फेंकते हैं, कौन लोग इतनी तैयारी के साथ जाते हैं। तो क्या वो कट्टरपंथ नहीं है, वो रेडिकलाइज्ड
माइंड नहीं है। वो किस मज़हब के लोग हैं जो महाशिवरात्रि में भी पत्थरबाजी करते हैं, सरस्वती पूजा के विसर्जन में भी पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं के ऊपर हनुमान जयंती पर भी करते हैं, रामनवमी पर भी करते हैं। जब ये अभी सावन आएगा कांवड़ यात्रा के ऊपर होगा, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा होगा, उस पे होगा, गणेश जी की कहीं पे मूर्ति बनाइएगा गणेश चतुर्थी पे, उस पे होगा। और ये मतलब हर वर्ष जो है एक कैलेंडर बना के जैसे लोग बैठे हुए हैं। और ये सब ध्रुव राठी को नहीं दिखता है कि नहीं देश में कहाँ पे है यार, रेडिकलाइजेशन तो नहीं है। वो तो बोल देगा कि साल में मान लीजिए कि 200 घटनाएं हुई, फिर बोल देगा साल में 365 दिन हैं, 200 घटनाएं हुई, 140 करोड़ लोग हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो इसको आप कोई पैटर्न नहीं मान सकते, इस पे आपको फिल्म नहीं बनानी चाहिए और इसको आप रेडिकलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर जो है वो बहुत ही कम है। पाकिस्तान के लिए प्रेम ये एक बार नहीं कई बार निकलता है, ख़ास करके कांग्रेस जब जीतती है तब आपको दिख जाएगा कि ये लोग पाकिस्तान के लिए इनका प्रेम झंडे के रूप में, पाकिस्तान जिंदाबाद के रूप में। अब पाकिस्तान जिंदाबाद कई बार इन्होंने बोला है और हर बार जो है जुबैर की पूरी गैंग लग जाती है कहने में नहीं, वो बोल रहा है राजू सेठ जिंदाबाद, राजू सैद जिंदाबाद, आसिफ सैद जिंदाबाद। मतलब आदमी इतना पागल है कि उसको समझ में नहीं, पाकिस्तान और आसिफ सैद या राजू सैद बोल रहा है तो उसमें मतलब सिमिलैरिटी है कि क्या नहीं। ये सब कह के छुपाया जाता है। भारत को लेके विश्वमन तो यूएन तक में हो ही रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब आप मतलब थोड़ा जोड़ घटाव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेडिकलाइजेशन है या नहीं है। फिर आइए हिजाब का मामला, महिलाओं की ही मैं बात कर रहा हूँ। क्या वो बच्चियाँ, एक टॉपर बनी है ना जिसने हिजाब को नकारा, उसने एग्ज़ाम दिया, वो टॉपर बनी थी, कर्नाटक की बच्ची थी, मुस्लिम थी। उसने बोला कि नहीं, मेरे पिता ने बोला कि हिजाब उजाब चलता रहेगा अपना, उसको इग्नोर करो, पढ़ाई करो। तो उसने एक अच्छा उदाहरण दिखाया कि मैं हिजाब को इग्नोर करके भी मुझे पढ़ाई करना है, मैं टॉप करूँगी। और इस्लाम में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति भारत के एससी और एसटी से भी बदतर है, जो सबसे अशिक्षित वर्ग माने जाते हैं उनसे भी बदतर है। और वहाँ पर आपने लड़कियों को क्या किया कि नहीं हमें बुर्का पहनना है, सड़कों पे आपने उतार दिया लड़कियों को। और आप चाहते हैं कि ये सारी लड़कियाँ बुर्का पहन के सड़कों पे उतरे, एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम दे दिया, आपका जीवन तो ठीक है और आप वैसे भी पुरुष हैं तो आपका जीवन तो वैसे भी ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप ट्विटर पे बैठे हुए कहीं पे और आपकी लड़ाई जो है वो बुर्का और हिजाब के चक्कर में वो लड़कियां लड़ें और वो अपना बोर्ड एग्जाम त्याग दे, क्योंकि मुझे हिजाब पहनना है। तो ऐसा उकसाने वाले लोग कौन है और इससे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या इस तरह की घटनाएं राज्यव्यापी नहीं हुई थी? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रेडिकलाइज्ड नहीं है? तो ये किस तरह के लोग हैं? ये रेडिकलाइज्ड माइंड का काम नहीं है, तो फिर किसका काम है? एक और इसी में है, वो अभी आजकल मुझे लगता है पिछले 10 दिनों में ये ट्रेंड दिखने लगा है, या हो सकता है कि हो पहले से रहा था, लेकिन अभी चूँकि किसी ने शेयर करने की चेष्टा की है तो बार बार लोग शेयर कर रहे हैं। कई जगहों पे देखा गया कि मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के के साथ जा रही है तो उसको घेर घेर करके मारपीट की जा रही है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। एक नहीं कई मामले ऐसे मैंने पिछले 5-7 दिनों में देखा, कम से कम मुझे लगता है कि दर्जन भर से अधिक मामले इस तरह के हुए हैं। तो क्या इसको क्या बोला जाए? ये क्या रेडिकलाइजेशन नहीं है? आप करने दो ना। जब आप लव जिहाद को नहीं मानते हो फिर इसमें क्यों रोक रहे हो लोगों को? सब में यही आर्ग्यूमेंट है कि तू हिंदू के साथ कहाँ जा रही है, काफिर के साथ तू कहाँ जा रही है, सेम आर्ग्यूमेंट है। टोटल में लग ऐसा रहा है कि या तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा चल रहा है
या फिर पूरे भारत के मस्जिद के मौलाना को एक बता दिया गया कि भाई इस तरह का भी कुछ हो रहा है, और उसको भगवा लव ट्रैप करके ये लोग जो है प्रचारित कर रहे हैं कि उसमें हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है और हम उसे बचाना चाह रहे हैं। तो उसमें ये लोग सड़क पे घेर घेर के हिंदू लड़कों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये भी हमें देखने को मिल रहा है। अब ध्रुव राठी का जो इसमें तीसरा बिंदु था उसके वीडियो में, वो था नंबर्स को लेके कि आपने 32,000 बोला था, फलाना विदेशी रिपोर्ट के अनुसार 6,000 गए थे, 6,000 में 90 जो है इंडिया से गए थे, उसमें 61 महिलाएं थी, उसमें केरल से मात्र 6 गए थे, उस 6 में मात्र 3 जो है वो कन्वर्ट थे। इस तरह करके वो अंत में पहुंचता है 1 के साथ ऐसा हुआ था। 2020 का रिपोर्ट लेकर के वो इस तरह से चल रहा था। अब बात यह है कि फिल्म मेकर ने जो बनाया है उसने तो बोला है कि उसके पास सारे रिकॉर्ड हैं, और उसके बोलने ना बोलने से वैसे भी उतना अधिक फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि हम और आप अपना कॉमन सेंस लेके, हम और आप खुद आइसिस और ब्राइड ये करके आप सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके, आपको मिल जाएगा। केरला आइसिस करके आप सर्च कर लीजिए। हालांकि अभी केरला स्टोरी के कारण सर्च में आपको जो है थोड़ा सा प्रभावित वो दिखेगा, स्टार्ट में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको गहरे जो है उसमें डीप जाके खोदना पड़ेगा, बट मिल तो जाएगा आपको। और हम आपने सब ने पिछले 10 वर्षों में यही सारी कहानियाँ ही पढ़ी हैं। चूँकि ये इतनी अधिक होने लगी कि हम भूलने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है। अब जब तुम नंबर्स की बात करते हो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है 32,000 ने 3 के ही साथ हुआ तो हुआ ना, ये हो रहा है ना। और आज ये नंबर अगर 32,000 नहीं है तो कल तो पक्का होगा ना। लव जिहाद का भी नंबर इसी तरह से था 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, जब ये सबसे पहली बार ये टर्म आया था। उस समय लव जिहाद इतना रैम्पेंट नहीं था। मैं तो स्वयं मतलब मेरे ट्वीट घूमते रहते हैं 2013 के, जहाँ पे मैं उसको रिडिक्यूल कर रहा हूँ कि क्या है यार ये लव जिहाद, मतलब किस तरह की फर्जी चीज़ है। मेरा ट्वीट मुझे नीचा दिखाने के लिए कई लोग निकालते हैं 2013 का, जैसे कि मैं साला अभिमन्यु था कि माँ के गर्भ से ही सब कुछ सीख करके आया था। मेरे भी सामने जब नहीं था डेटा, उस तरह का सूचनाएं नहीं थी, तो मैं भी वही उसी तरह से बिहेव करता था जैसे एक टिपिकल सेक्युलर लिबरल अभी करता है बिहेव। मेरे और अभी वाले में अंतर यह है कि मैंने डेटा को लेकर, आंकड़ों को लेकर, तथ्यों को लेकर आंखें बंद नहीं की हैं। मुझे जब दिखने लगा तो मैंने उसको त्यागा, और मैं इसको स्वीकारता हूं कि हाँ उस वक्त जो है मैं गलत था। आप उस समय अगर ध्रुव राठी वीडियो बनाता तो यही कहता ना कि भाई पूरे राज्य में एक आदमी गया है केस करने के लिए, एक आदमी के कहने से लव जिहाद हो जाएगा। और अब इसी देश में लव जिहाद को लेकर कानून बन रहे हैं कि नहीं। तो केरला स्टोरी के डायरेक्टर का तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि मान लो कि 32,000 नहीं है, उसे जितने ही मिले, उसने कहा कि मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, मेरे पास सारे इंटरव्यू हैं, और मैं उनको मानता हूं कि हाँ होंगे, पक्का होंगे इंटरव्यू उनके पास। और अगर नहीं भी हो, फिर भी अगर उसने 3 को लेकर के इस तरह की स्टोरी है, और ध्रुव राठी खुद बोल रहा है कि अगर आपको इस पे समझना है तो आप कैलिफेट जाके देखिए कि स्वीडन में कैसे ऐसे ही काम हो रहे थे। मतलब मेरे भारत में हो रहा है, उस पे जो स्टोरी बनी वो मैं नहीं देखूं। क्यों नहीं देखूं? क्योंकि यूएस में एक रिपोर्ट छपी है 2020 में जिसमें 3 ही लड़कियों का नाम है, और केरला स्टोरी जो है वो इस कारण से गलत हो जाती है क्योंकि केरल से तो गए ही नहीं लोग, 3 ही लोग गए थे, इस कारण इसको नकार दीजिए आप। लेकिन हाँ स्वीडन में ऐसा हुआ था, वो मैं कहूँगा कि आप देखिए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह झलकता है कि ये जो है ये बंदा ध्रुव राठी, उसे पता है कि ये हो रहा है, ये रियलिटी है, आइसिस ब्राइड्स क्या होती हैं। वो केवल यह कह रहा है कि नहीं इस बंदे ने हिंदी में बना दिया ना फिल्म, इंडिया में, इसको मत देखो।
वो नेटफ्लिक्स पे फ्री में उपलब्ध है, उसको देखो तुम। तो आप सोचिए कि कितना धूर्त है। इसको पता है कि सब्जेक्ट सही है, खेला केवल अब नंबर्स का बचा हुआ है कि नहीं नहीं उतना नंबर नहीं था। तो मैं वापस वही कहना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि 3 ही, लेकिन ये 3 लाख नहीं बनेगा, ये कौन जानता है। अगर ये अवेयरनेस अभी नहीं आए, अगर यही लव जिहाद के ऊपर फिल्म केरल में जो चल रहा था 10 साल पहले, 12 साल पहले, उस समय यह फिल्म अगर आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूपी में, एमपी में, इन सब जगहों पे लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि लोग अवेयर हो जाते, और लोग अवेयर हो जाते तो इन लोगों को पकड़ाते, और ये जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में चल रहा था उसको वहीं पे ये रोक देते। इसी कारण से नंबर, अखलाक कितना मारा गया था इस देश में, कितने हिंदुओं ने मिलकर के अखलाक को लिंच किया था उस वक्त। तो नॉट माय हिंदुस्तान, मुझे तो लगता है कि इस चिरकुट ने भी तख्ती वक्ती लगाया होगा, या फिर पक्का वीडियो बना के ज्ञान दे रहा होगा कि कैसे मुसलमानों के लिए इंडिया रहने लायक नहीं रह गया। एक मुसलमान मरा, उसको 15 लोगों ने मार दिया हिंदुओं ने, और 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर अपराध का भार डाला था, इसी ने डाला था। जुनैद सीट के झगड़े में मारा जाता है, उसको हिंदू मुसलमान करके पूरा अपराध बोध जो है हिंदुओं के ऊपर डालने का काम। तबरेज को कितने लोगों ने मारा था, कितना तबरेज मारा, टोटल लिंचिंग कितने हो गए मुसलमानों की, और हर एक मुसलमान की लिंचिंग पे मैं 10-10 हिंदुओं की लिंचिंग मुसलमानों के द्वारा की गई है दूंगा आपको। क्या ध्रुव राठी ने जुबैर के कटे हुए वीडियो डालने के बाद जो 6 हिंदू मरे हैं उसके ऊपर बनाया कोई वीडियो, या वो भी बोले है कि नंबर्स बहुत कम है, ये रैम्पेंट नहीं है, सरतन से जुदा तो प्रोपेगेंडा है, होता ही नहीं है। होता है कि नहीं, ये तो मैं आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ रहा हूं कि आप स्वयं तय कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, या ध्रुव राठी जैसे लोग जो बोल रहे हैं स्वीडन में हो रहा है वो वाला देखिए, इंडिया में तो हो ही नहीं रहा है। जय श्री राम के नारों के बारे में याद कीजिए, 2019 के जून जुलाई के लगभग में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें मारपीट हो गई, जय श्री राम का क्या FIR डाल दिया। एक भी मामला जय श्री राम के केस का, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक भी मामला सही नहीं निकला। गुड़गांव का याद कीजिए, वो NDTV वालों ने छापा था कि मुसलमान था, उसका टोपी जो है छीन करके फेंक दिया, वो खुद ही जेब से टोपी उपी निकाल के और खुद ही करके विक्टिम बन रहा था। इस तरह के तो लोग हैं ये, और उनको ऐसे ऐसे लोग डिफेंड करते हैं। और यह भी बता दो, जब संख्या बल की ही बात हो रही तो यह भी तो बता दो कि जिन सर्वेज को तुम कोट कर रहे हो और रोज मतलब पैंट उतार के नाचने लगते हो, गरकुल्ला नाच करते हो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 161 पे पहुंच गया, हंगर इंडेक्स में यहाँ है, हैप्पीनेस इंडेक्स में वहाँ पे है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन होते हैं वो लोग, वो भी तो बताओ। उस पर तो कभी कोई डिस्कशन नहीं होता है तुम्हारा, उस पर कभी वीडियो नहीं दिखाया कि ध्रुव राठी जो है एक्सपोज करके बनाते हो ना तुम वीडियो, तो कभी इंडिसेस जो तैयार करते हैं या सूचकांक जो बनते हैं उनके ऊपर एक आध वीडियो बनाओ, मैं तो देखूंगा कि पूरा उसी तरह से म्यूजिक के साथ धमाका और बैकग्राउंड हटा करके बनाना भाई, बहुत लोग देखेंगे, देख तो लेते हैं तुम्हारा वीडियो बहुत सारे लोग। केरला स्टोरी की सफलता जो है वो इस कारण नहीं है कि RSS वालों ने प्रोपेगेंडा कर दिया और मोदी ने जो है बोल दिया उसके बारे में जाकर स्टेज से कि हाँ हमें देखना चाहिए, या फिर योगी ने टैक्स फ्री कर दिया, शिवराज सिंह चौहान ने टैक्स फ्री कर दिया, नहीं। द केरला स्टोरी अगर 150 करोड़ कमा रही है और सेकंड थर्ड मंडे को अगर वो पिछले मंडे से अधिक पैसा कमा रही है तो सोचना चाहिए आपको कि उसके कंटेंट में कुछ तो होगा। ये पठान वाली सक्सेस नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र वाली सक्सेस नहीं है कि जिस कंपनी का पैसा लगा था वो कंपनी
लॉस रिपोर्ट कर रही है और 50 अपना स्क्रीन बंद कर रही है। ये उस तरह की सक्सेस नहीं है। 20, 25, 50 स्क्रीन पे पैन इंडिया रिलीज होती है ऐसी फिल्में। 2 शो मिलते हैं पूरे दिन में जब रिलीज होती है, और फिर लोग उसको देखना शुरू करते हैं। 20 से 40 स्क्रीन आती है, 40 से 400 स्क्रीन तक पहुंचती है, और 400 से एक दिन 4000 स्क्रीन तक पहुंचेगी। लोग देखेंगे इसको, क्योंकि कश्मीर फाइल्स का भी इसी तरह से इन लोगों ने दबाव बनाया था कि हम चलने ही नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी, फलाना का, लेकिन चल रहा है। अभी भी आप जाकर के देखिए, बड़े बड़े फिल्म रिलीज हुए हैं, लेकिन केरला स्टोरी दब नहीं रही है, बल्कि वो बाकियों को खा जा रही है, सबको खा गई। अकेले उसके शो जो है 20-20 शो चल रहे हैं दिन में। मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। जो ही आप मतलब ये प्रश्न पूछने लगते हैं ना कि केरला स्टोरी क्यों चल रही है, कौन देख रहा है, इसके पीछे है कि यहाँ पर पर्दे पर लोगों के जो सबसे खतरनाक, सबसे उनके हृदय में सबसे बुरे, भयावह जो उनके विचार हैं, जो वो सोचते हैं, जो उन्होंने वैयक्तिक रूप में अनुभव किया है सड़कों पर, दोस्तों के बीच, बाज़ारों में, और जो वो टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, वो सारे भय उनको वहाँ पे उसका परिणाम बन करके एक चलचित्र के रूप में दिखता है। तब उनको लगता है कि नहीं यार, ये जो मेरे साथ अनुभव है वो बहुत लोगों को लग रहा है। और जब आप थिएटर में बैठे रहते हैं, तब जब आपको उन मौन चुप्पियों में जो सहमतियां दिखती हैं सामूहिक रूप से ऐसी फिल्म को देखते वक्त, जब आप एक साथ उस दर्द से कराहते हैं, अपनी बहू बेटियों की वो जो स्थिति बनते हो, वहाँ जिन जिन परिस्थितियों में फंसती है, वो जब देखते हैं, तब जो आपके मन में भाव उपजते हैं, वो भाव वैयक्तिक नहीं होता है, वो सामूहिक होता है। इस कारण से केरला स्टोरी जो है सक्सेसफुल है, क्योंकि आपके भीतर में जो भय थे वो आपको दिख रहा है कि नहीं यार, इसको छुपाना नहीं, ये तो हर जगह ये ऐसे चल रहा है, और बहुत लोगों के अनुभव इस तरह से। तो वो एक कैटलिस्ट का काम कर रही है फिल्म कि नहीं, इस पे बात करो, इस पे चर्चा करो, और ये जो तुम छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हो, अपनी बेटियों में जो बदलाव देख रहे हो कि वो स्कूल से आती है तो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके बस्ते में कौन सी किताबें हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस क्यों बदल रहा है, वो बिंदी क्यों नहीं लगाना चाह रही है, वो हर बात पर प्रश्न क्यों पूछने लगती है कि बताओ, राम की बीवी को लेके भाग गया, वो रोते हुए घूम रहा है, कैसा भगवान है। ये कहाँ से इस तरह की वामपंथी और विकृत कट्टरपंथी इस्लामी सोच, ये जो आप हम बड़े लोग पढ़ते हैं, रासलीला रचा रहे हैं तो उसको बलात्कार से जोड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जब आपके बच्चों में वो दिखता है, आपको घर में वो ऐसा दिखता था अभी तक, अब फिल्म में वो दिखाया जा रहा, तो उसकी सार्वभौमिकता है, वो यूनिवर्सल एक इमोशन है। इस कारण से ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो रही है। एक दो तो हमने देखा है कि लड़कियां बाहर निकली हैं और उन्होंने अपने अब्दुल को फ़ोन किया कि ब्रेकअप कर रही हूँ मैं आज से। ये भी हुआ है कि इमीडिएटली निकलते ही फ़ोन किया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। यह भी होते हुए हमने देखा है। लोग बाहर आ रहे हैं रोते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उन्होंने देखा है वो कोई चलचित्र नहीं है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है, वो फिक्शन नहीं है। इस तरह के अनुभव जब किसी भी फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका सफल होना कोई रोक ही नहीं सकता। आप कितना भी उसको दबाने को, उसको स्क्रीन मत दो, यहाँ बैन कर दो, वहाँ बैन करो, कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग देखेंगे और दिखाएंगे भी फ्री में। एक स्टोरी जो ए.आर. रहमान भी बांट रहे हैं, रसेल पकोटी भी बांट रहा है, ध्रुव राठी भी अपने वीडियो में चला रहा है कि हा मस्जिद में देखो हिंदू बेटियों का जो है विवाह करवा दिया गया। एक वीडियो दिखा के तुम 40,000 मंदिर जो हमारे तोड़े गए उसको छुपा लोगे, एक वीडियो दिखा करके।
इतना है, मस्जिदों में करवाओ, हर वर्ष 4 बार करवाओ रामलीला, देखते हैं कितने मस्जिद अलाउ करते हैं। मंदिरों में तो नमाज पढ़ने दिया ही जाता है, गुरुद्वारे तुम्हारे लिए खोले ही जाते हैं, ये तो हर वर्ष का है। जितने बार ईद होती है इस तरह की नौटंकी कोई न कोई मंदिर वाला करता ही है। और तुम सोच रहे हो कि एक विवाह करवा के तुम जो है वो सारे पाप पीछे के जो तुम्हारे छुप जाएंगे। ध्रुव राठी भी यही सोच रहा है कि वीडियो में एक दिखा दो यार, अरे विवाह करवा दिया मस्जिद में, कितना एकदम गंगा जमनी तहजीब हो रहा है, बाकी हम भूल जाएं। मज़ारों से लेकर भूमि तक और आपके घरों तक, रेस्टोरेंट में खाने जाइए, विवाह में किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, खाने का, पानी का, फल का, जिस चीज़ का दीजिएगा सब में थूक। तंदूर की रोटी लगा रहा है उसमें थूक डाल रहा है, बिरयानी बना रहा है उसमें थूक डाल रहा है, पानी की बोतल सप्लाई कर रहा है उसमें थूक डाल रहा है, फल बेच रहा है वो थूक करके बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है वो थूक करके डब्बे में डाल रहा है। ये वन ऑफ इंसिडेंट, एक दो नहीं है, तो चलता रहता है। ये तो मतलब इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि अब आदमी एक्सपेक्ट करने लगा कि अरे थूका नहीं यार, मतलब हमारे जैसा आदमी कभी जाएगा तो हम तो पूछ देंगे यार थूकना भूल गए तुम। ये स्थिति हो गई है। जहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, नॉर्मली जो है एंट्री नहीं मिल रही है, तो फ्लाईओवर के ऊपर मज़ार बना दिया जाता है। भीख मांगने की नई नई तकनीकें हैं कि प्लेटफॉर्म पे अधिक लोग आते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे कोई मज़ार बना दो। आप देखिए इस देश में कितने हैं। उससे मन नहीं भर रहा था तो अब कल त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहाँ पे जो है वो हरी चादर चढ़ाने जा रहे थे मुसलमान। कोई अंत नहीं है इसका, और इसको जस्टिफाई भी किया जाएगा कि यार उनकी आस्था है, चढ़ाने दे दो। आपके घरों में है ही, अपने बेटों को और बेटियों को, दोनों को ये फिल्म दिखाइए जा कर के। नहीं दिखाइएगा तो ध्रुव राठी जैसे लोगों के वीडियो देखेगा, और जब तक आप उसके बदलाव को जब तक आप समझेंगे तब तक आपका बेटा या बेटी जो है वो आपके हाथ से बहुत दूर जा चुके होंगे। ये आपका समय है, इसको देखिए। जिस तरह से आप देखिए कि ध्रुव राठी के वीडियो को प्रमोट करने के लिए कितने लोग एक साथ आ गए। सायमा, आरफा, तो राना, तो जुबैर, अजीत अंजुम, विनोद कापरी, साक्षी जोशी, मतलब आप नाम लीजिए पूरे गिरोह का, और हर आदमी उस वीडियो को प्रमोट कर रहा है। तो उसी तरह मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप देखे कीजिए, वो तो आप देख ही रहे। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आप चाहे कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो, इस तरह की फिल्मों को देखिए भी, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कम से कम 4-5 लोगों को दिखाइए भी, और उसके बाद फिर आकर सोशल मीडिया पर अपने मनोभाव को भी लिखिए। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देख पाएंगे। वो देखेंगे, हो सकता है OTT पे आए, फिर टेलीविज़न प्रीमियर हो तो देखेंगे, बट तब तक हो सकता है कि 10 अब्दुल ने डैमेज कर दिया हो। तो आपको वह भी देखना पड़ेगा कि जितना जल्दी आप देख करके इस पे चर्चा करें, लोगों को जागरूक करें, ताकि वो इन चक्करों में ना फंसे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।